हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मलबे का मालिक शीर्षक कहानी का संक्षिप्त कथा वस्तु प्रस्तुत करने वाली हूँ। मलबे का मालिक कहानी में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। दरअसल आप लोग बात मानिए तो आज के वीडियो में हम लोग मलबे का मालिक अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, मैं आप लोगों को हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 के लिए बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाई हुई हूँ, लेकिन पहले का जो वीडियो है ना वो बहुत ही बकवास है। ठीक है, मैं पहले वीडियो उतना अच्छा बनाती भी नहीं थी, और वो जो हिंदी का वीडियो आप लोगों को मिलेगा ना उसमें मैं सीधा रीड कर दी हुई हूँ, और जो वीडियो मुझे देख के खुद गुस्सा आता है तो दूसरे स्टूडेंट को भी गुस्सा आता ही होगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो बस आप लोग को ये वीडियो देखना है, जो भी 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा, और इसके बाद आप लोग को मलबे का मालिक पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, यहाँ मलबे का मालिक का क्यों कहानी का नाम पड़ा, आखिर मलबे क्या होता है। ठीक है, तो मलबा आप लोगों को क्या होता है मैं बताऊं। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत सारा बिल्डिंग है, अगर वो बिल्डिंग ढह जाता है ना, ठीक है, ढहना मतलब आप लोग समझते ही होंगे, अगर वो बिल्डिंग ढह जाता है तो हम लोग उसी को मलबा बोलते हैं। और वो जो कोई बिल्डिंग होगा वो ढह गया होगा, और वो जो ढहा हुआ बिल्डिंग होगा ना उसका जो मालिक होगा उसी को हम लोग मलबे का मालिक बोलेंगे। ठीक है, तो इस कहानी में क्या हुआ था मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जब आप लोगों का 1947 की बात है, 1947 में क्या हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था, जो लोग यहाँ पे अमृतसर में रहते थे ना वो लोग लाहौर चले गए थे। और तो जैसे विभाजन हुआ था तो जो अमृतसर में रहते थे वो कहाँ चले गए थे, लाहौर चले गए थे। तो उसके बाद बहुत दिनों के बाद जब फिर रिटर्न आते हैं ना, वहाँ अमृतसर से लाहौर रिटर्न आते हैं, तो फिर देखते हैं वो क्या क्या देखते हैं, वो सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसको पढ़ के जहाँ भी आप लोगों को समझाने वाला बात लगेगा मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी, बस थोड़ा सा कहानी भी पढ़ लीजिए। मोहन राकेश की रचनाओं में आधुनिक जीवन के अंतर्द्वंद्व एवं संघर्षों की बड़ी पैनी अभिव्यक्ति मिलती है। तो सबसे पहले मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है, तो मलबे के मालिक जो कहानी है उनके लेखक कौन है, मोहन राकेश जी। इसमें कौन कौन कैरेक्टर होता है मैं आप लोग को बताती हूँ। एक होते हैं गन्नी मियाँ, एक होता है गन्नी मियाँ का बेटा, और एक होता है गन्नी मियाँ की पतोहू, मतलब गन्नी मियाँ की बेटा की जो पत्नी है वो, और गन्नी मियाँ जो है ना उसका बेटा है, उसकी 2 बेटी है। ठीक है, इस कहानी में ये है। और एक इस कहानी में एक रखा पहलवान है। ठीक है, तो रखा पहलवान ही जो है ना वो क्या करता है अभी मैं बता दूंगी, तो फिर आप लोगों को स्टोरी में मजा नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, जीवन की यथार्थता के चित्र बोलते से क्रूरते से प्रतीत होते हैं। उनकी रचनाओं की शैली, ये सब फालतू बात है, ठीक है, यहाँ से समझते हैं हम लोग। 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के समय हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था ना, तो हिंदू मुसलमान जो थे ना वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। ठीक है, अमृतसर के बांसबाड़ी बाजार में रहने वाला गन्नी मियाँ पाकिस्तान चला गया, लेकिन उसका पुत्र अपनी पत्नी एवं संतान के साथ अपने नवनिर्मित मकान के मुंह में वहीं रह गया। देखिए क्या होता है, आप लोगों को अमृतसर एक जगह है, ठीक है, तो अमृतसर में गन्नी मियाँ के बेटा, गन्नी मियाँ के पतोह और गन्नी मियाँ के पोती, दोनों पोती ही थी। तो मतलब गन्नी मियाँ जो है ना वो पूरे परिवार के साथ अमृतसर में रहते थे। और जब 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ ना, तो क्या हुआ, गन्नी मियाँ जो है ना वो कहाँ चले गए, वो पाकिस्तान में चले गए, लाहौर में। वो अपने बेटे को भी बोलते हैं जाने के लिए, लेकिन उनका बेटा जो है ना वो नया नया बिल्डिंग उस टाइम बनाया रहता है, और उनका बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चलता रहता है, तो जिस वजह से वो जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन गन्नी मियाँ जो है वो चले जाते हैं, और उनका बेटा का पूरा परिवार, बेटा और उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटी रह जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, उसी मोहल्ले में रहने वाले रखा पहलवान ने गन्नी मियाँ के पुत्र और उसके परिवार वालों की निर्मम हत्या कर दी। और उसी मोहल्ला में जो है ना एक रखा पहलवान रहता था। तो ये सब जब चले जाते हैं ना, गन्नी मियाँ जब चले जाते हैं पाकिस्तान में, तो उनका गन्नी मियाँ का जो बेटा है, उनको पतोह है, उनका मतलब 2 पुत्री है। किसकी पुत्री है, गन्नी मियाँ के बेटा की पुत्री, गन्नी मियाँ की पोती। ठीक है, तो इनकी जो है ना वो बहुत ही निर्दयी तरीके से हत्या कर दिया जाता है, किसके द्वारा, रखा पहलवान के द्वारा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है पता है, और वो जो घर है ना बहुत अच्छा घर बनाए हुए रहते हैं, उस घर को भी आग लगा दिया जाता है। तो वो घर का आग रखा पहलवान नहीं, वो कोई और लगाते हैं। लेकिन पता है इस कहानी के अंत तक नहीं पता चल पाता है कि जैसे कि वो है ना कौन है, गन्नी मियाँ को नहीं पता चल पाता है कि उनके जो बेटा का जो हत्या किया था ना ये रखा पहलवान भी है, और उसका घर में आग कौन लगाया ये भी कहानी के अंत तक नहीं पता चल पाता है। रखा
चिरागदीन को सपरिवार मारकर उसके मकान को हथियाना चाहता था। चिरागदीन कौन है पता है आप लोगों को? वो कौन मियाँ थे? गन्नी मियाँ का बेटा का नाम है चिरागदीन। तो रखा पहलवान जो है ना वो चिरागदीन को सपरिवार को मारकर उसके मकान को जो है वो हथियाना चाहता था, लेकिन आग लग जाने के कारण उसकी यह इच्छा पूरी ना हो सके। रखा पहलवान क्या चाहता था कि वो बहुत ही अच्छा घर बनाया हुआ ना, तो सोच रहा था क्या कि इसको मार देते और इस घर को हड़प लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उस घर को है ना किसी और ने उस घर को आग लगा दी, तो जिस वजह से रखा पहलवान का इच्छा पूरा नहीं हुआ। तो वो उस जमीन और मकान के मलबे पर अपना अधिकार रखने लगा। उस जगह किसी को खूंटा तक ठोकने नहीं देता था। गन्नी मियाँ 7.5 साल बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान हॉकी मैच देखने का बहाना लेकर अन्य साथियों जो पहले अमृतसर में रहते थे के साथ अमृतसर आए। फिर क्या हुआ देखिए, 1947 में विभाजन वगैरह हुआ, वो चले गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब 7.5 साल के बाद गन्नी मियाँ जो है ना वो फिर से अमृतसर आते हैं, लेकिन वो ये बता के नहीं आते कि हम अमृतसर अपना घर वगैरह देखने जाते हैं। वो यहाँ वो बहाना बना के आते हैं कि मुझे हॉकी मैच देखना है, ठीक है। तो हॉकी मैच देखने के बहाने जो है वो अपने देखिए जब वो पाकिस्तान गए थे ना तो वो अपने और दोस्त को भी ले गए थे, तो वो सारे दोस्त को लेके आते हैं अमृतसर में, ठीक है। 7.5 साल में हुए परिवर्तनों को देखकर गन्नी मियाँ और उसके साथी मुसलमान आश्चर्यचकित थे। देखिए 7.5 साल के बाद आएगा कोई तो स्वाभाविक सी बात है, पूरी तरीके से जगह वगैरह सब चेंज रहेगा, ठीक है पूरा। तो अपरिचित लोगों को दल में घूमते देखकर नगरवासी उत्सुकता पूर्वक उन्हें पहचानने की कोशिश करते जान पड़ते हैं। और आप सभी को पता होगा, जैसे आप लोग के गांव में ही अगर कोई नया आदमी आ जाता है तो सब उसको देख के पहचानने की कोशिश करता है, आखिर कौन है वो, क्यों आया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब वो आते हैं तो सब उनको देख के पहचानने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन है। तो यह दल अपने पूर्व परिचित स्थानों को गौर से देखता, आपस में बातें करता गुजर रहा था। तो जहाँ जहाँ वो पहले रहते थे ना वहाँ के स्थान को देखते थे और बात करते थे कि यहाँ पे ये हुआ करता था, ये हुआ करता था। गन्नी मियाँ अपने निवास वाली गली को मोड़ पर रुक गया और जैसे ही भीतर जाने को उद्यत हुआ कि एक लड़की 2 बच्चों को उसका भय दिखाकर घर में ले गई। गन्नी मियाँ जो है ना वो जहाँ रहते थे ना वो अपने गली में जब जाने के लिए रुके तो क्या हुआ, एक लड़की जो थी वो 2 बच्चों को उसका भय दिखाकर घर में ले गई, ठीक है। बता दी कि से हाँ ये है, ये मतलब कि बहुत ही खड़ूस आदमी है, कुछ बोल दिया और अपने बच्चे को कहाँ ले गई, घर में ले गई। गन्नी मियाँ सकपका कर वहीं ठहर गया। भय और आशंका से उसके हाथ पांव फूल गए, उसका शरीर कांपने लगा। तभी उसने एक नवयुवक को उधर आते देखा जिससे उसे पहचान लिया। उनका नाम मनोरी था। अपना पूर्व परिचय देने पर मनोरी ने भी गन्नी मियाँ को पहचान लिया। फिर क्या होता है कि वहाँ पे उनको एक आदमी दिखाई पड़ता है जिनका नाम क्या था, मनोरी था। और मनोरी को गन्नी मियाँ बताते हैं कि मैं ये हूँ, इनका पापा हूँ और मैं यहाँ पहले 7.5 साल पहले रहता था, ये सब अपना बात बताए। तो वो पहचान लिए, बोले अच्छा वो आप हो, ठीक है। इस तरीके से पहचान लिए। तो उसका नाम मनोरी था, ये हो गया था। गन्नी मियाँ ने मनोरी को अपना मकान दिखाने की इच्छा जाहिर की। तो गन्नी मियाँ जो है ना वो मनोरी को क्या बोलता है कि जो मेरा मकान था ना वो मेरा मकान दिखाओ। तो मनोरी जो है गन्नी मियाँ को साथ लेकर गली में चला तो घर की औरतें कानाफूसी करने लगी। उसे पहचानने वाली महिलाएं औरतें खिड़कियों से उजक कर देखने और भावी घटनाओं का अनुमान करने लगे। मनोरी ने थोड़ी दूर से ही गन्नी मियाँ को उसके मकान का ध्वंसावेश दिखलाया। अपने पुत्र एवं पोतियों की मृत्यु का समाचार भी उसे उतना कातर विहल नहीं कर सका जितना उसके मकान के मलबे ने किया। उसकी जबान सूख गई, वह लड़खड़ाने लगा। मनोरी ने सहारा देकर उसे वहां तक पहुंचा दिया। गन्नी मियाँ अधजले झुरमुड़े चौकट से सिर टिकाकर फपक कर अपने पुत्र का नाम लेता हुआ रो पड़ा। वह काफी रोया और वहां की मिट्टी सिर से लगाकर लौट पड़ा। मनोरी उसे सहारा दिए चल रहा था। पास ही सड़क के किनारे कुएं पर बेफिक्र सोए रखा पहलवान को तब तक उसके शिष्य लच्छे पहलवान ने गन्नी मियाँ के आने की सूचना दी। रखा गांजे की चिलम पर चिलम धूक कर गन्नी के सामने होने के लिए अपने सदोष मन को मजबूत करने लगा। मनोरी के न चाहने पर भी गन्नी ने रखा को पुकार ही लिया। गन्नी की विरोध रहित आंखों को देखकर रखा थोड़ा आश्वस्त हुआ, किंतु उसका दोषी हृदय उसके चेहरे की आकृति और उसकी आवाज की प्रकृति में झलक रहा था। गन्नी मियाँ के प्रश्नों के जवाब में वह सिर्फ कुछ बेमानी शब्द बोल सका और उससे पाकिस्तान का हाल पूछने लगा। गन्नी की बातों में रखा के प्रति भरोसा, हमदर्दी और स्नेह के भाव थे जिसे रखा अपने को संभालता हुआ भी पसीने से तर हो रहा था। देखिए गन्नी जो है ना, गन्नी मियाँ वो इस तरीके से बोल रहे थे ना कि मतलब कि उनके रखा पहलवान के प्रति कुछ बुरा नहीं बोल रहे थे, अच्छा ही बोल रहे थे। उनको अभी भी हमदर्दी ही था उनसे, क्योंकि उनको तो आइडिया ही नहीं था कि यही जो है वो उनके बेटा और पोतियों की हत्या की है, ठीक है।
उधर गली में गन्नी मियाँ के प्रति सहानुभूति और रखा के प्रति नफरत भरी कानाफूसी हो रही थी। गन्नी मियाँ ने रखा के कंधे पर हाथ रखकर उसे सेहतमंद रहने की दुआ दी और अपनी राह चला गया। तो देखिए, गन्नी मियाँ जो है वो रखा के कंधे पर हाथ रखे उनको सेहतमंद रहने की दुआ दी। ठीक है, रखा उद्विग्नता दूर करने के लिए लगातार गाजे का सहारा लेता रहा। शाम तक आते जाते लोगों के पूछने पर बेफिक्री से जवाब देता रहा। शाम होने पर वह प्रतिदिन की तरह गली के बाहर की दुकान पर बैठा, लेकिन उस दिन परिचित लोगों को पुकार बुलाकर सट्टे के गुड़ और सेहत के सरल नुस्खे बताने के बदले लच्छा को 15 साल पूर्व की गई वैष्णो देवी की अपनी यात्रा का वर्णन सुनाता रहा। कुछ रातें गए, वह गन्नी मियाँ के मकान के मलबे पर आया और वहीं बैठ गया। धूप अंधेरा था। कहीं से एक मटका कौवा वहां चौखट पर बैठ गया और कौवे की फरफराहट सुनकर वहीं बैठा कुत्ता भूकने लगा। पहलवान को डांटने पर कुत्ता और जोर से भूकना शुरू किया और ढेला फेंकने पर कुत्ता की आवाज अधिक तेज हो गई। रखा कुत्ते की मां को गालियां बकता कुएं पर जाकर लेट गया। रखा जो है वो कुत्ते की मां को गालियां बकता कुएं पर जाकर लेट गया। कुत्ता कुछ देर तक कुएं की तरफ मुंह करके बोलने के बाद गली के शांत होने पर मलबे के एक कोने में आकर बैठ गया। इस कहानी में कथाकार ने भारत विभाजन से उत्पन्न समस्याओं की तह में जाकर उनके मूल को पहचाना है और पाठकों को मार्मिक रूप से प्रभावित किया है। गन्नी मियाँ और रखा पहलवान दोनों जीवन के दो सिरे पर है, एक बर्बाद है और दूसरा उसका बर्बादी का कारण है। एक को उस पर भरोसा था, दूसरा उसका भक्षक बना। विभाजन के परिणामों को कथाकार ने बड़ी सूक्ष्मता से अभिव्यंजित किया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मलबे का मालिक कहानी में जो भी बात था वो सारी बात बता दी। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि वो जो उसका बिल्डिंग था ना, उसका मालिक वस्तुतः है कौन असली में? क्या गन्नी मियाँ उसके मालिक है, या उनका जो बेटा चिकनगुनिया क्या नाम था, जो भी नाम था वो है, या फिर रखा पहलवान है, या फिर कौवा है? ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आप लोगों को स्टोरी में कुछ कम भी दिया गया हुआ है। इसमें एक केचुआ का भी जिक्र आता है इसमें। ठीक है, इसमें केचुआ का नहीं दिया हुआ है। क्या इसमें कुत्ता जो है वो मलबे का मालिक है, या फिर ये जो कौवा है वो मलबे का मालिक है? कौन है वस्तुतः इसका मलबे का मालिक, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, आप लोग का अब क्या है, गन्नी मियाँ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गन्नी मियाँ आप लोग को कौन कौन है? तो गन्नी मियाँ जो है वो मलबे का मालिक शीर्षक कहानी का नायक है। वह वयोवृद्ध, अपने परिवार की हत्या के दुख से विगलित और परिस्थिति के कारण गरीब है। फटा पैबंद, लगा पैजामा, जीर्ण शीर्ण शेरवानी, अधपटी टोपी और एक घड़ी। उसकी पोशाक से दरिद्रता और करुणा उजक उजक कर झांकती है। पकी दाढ़ी, सिकन भरा चेहरा, ढसी आंखें और थोड़ी झुकी कमर उसकी असामयिक पिराजने बुढ़ापा के संदेहवादक है। गन्नी मियाँ पहले अमृतसर के बाजार बासा में रहता था। उसका पुत्र चिरागदीन, ठीक है, उसका पुत्र कौन है? चिरागदीन, नाम याद रखिएगा। उसका पुत्र चिरागदीन नामी दर्जी था। चिरागदीन क्या करता था? तो चिरागदीन जो है वो नामी दर्जी था। देश विभाजन के आसार देखते ही गन्नी मियाँ पाकिस्तान चला गया और यहाँ उसके पूरे परिवार की हत्या हो गई। उसका नया मकान जला दिया गया। संसार में गन्नी मियाँ अकेला रह गया। वह 7.5 वर्षों के बाद अमृतसर लौटा तो अपने मकान का ध्वंसावेश देखकर अत्यंत करुणार्थ हो गया। गन्नी मियाँ भावुक प्रकृति का व्यक्ति था। अपनी पुरानी गली के पास जब एक लड़की को अपने बारे में उसने कहते हुए सुना कि चुप कर, कसम खाने, रोएगा तो मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा, तो वह करुणार्थ हो गया और बोल उठा, या मालिक। उसके इस शब्द में अत्यंत दर्द भरा था। अपने पूर्ण परिचित गली के लोगों के द्वारा अपनी पहचान न होते देखकर वह भीतर से टूट गया। उसे आशा थी कि लोग उसे पहचानेंगे और हमदर्दी दिखाएंगे। गन्नी मियाँ दिल का मजबूत था, किंतु उसके हृदय में संपत्ति के प्रति मोह था। वह परिवार की हत्या के दुख को सह गया, लेकिन नवनिर्मित मकान का मोह उसे अमृतसर खींच लाया। मनोरी ने उससे कहा, चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूं। अपने मकान के मलबे को देखकर वह हताश हो गया, लड़खड़ा गया और फफक कर रो पड़ा। गनी मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण था। जिस गली में उनका भरा पूरा परिवार और मकान नष्ट हो गया, उस गली के लोगों के प्रति भी उसमें हमदर्दी थी। रखा पहलवान से उसकी बातचीत, उसके गले मिलने को उसकी आतुर भुजाएं उसकी मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्ति करती है। गन्नी मियाँ ने स्नेह, सहानुभूति, धर्मानुराग और बच्चों के प्रति प्रेम की भावनाएं थी। रखा पहलवान को सेहतमंद रहने का आशीर्वाद देना, नेक को नेकी बनाए रखने और बद को बदी माफ करने की दुआ खुदा से मांगना, रोते बच्चों को चीज देने को तत्पर होना गन्नी मियाँ में ऊपर लिखित भावनाओं को प्रतीक है। गन्नी मियाँ के चरित्र चित्रण में कथाकार को पूर्ण सफलता मिली है। उसका चरित्र पाठक की सहानुभूति हठात ग्रहण कर देता है। ठीक है, फिर इसमें एक रखा पहलवान आते हैं, तो इनका भी चरित्र चित्रण देख लेते हैं।
सुप्रसिद्ध यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक कथाकार मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक का खलनायक है रखा पहलवान। ठीक है, नायक कौन है? नायक है गन्नी मियाँ, तो खलनायक है रखा पहलवान। वह पहलवान है, सारगिद रखता है, बुलंद सेहत का मालिक है, काफी कछावर है और मोहल्ले वालों पर अपनी ताकत की धाक जमाना उसका स्वभाव है। शारीरिक शक्ति ने उसे क्रूरता, नशाखोरी, संपत्ति लोभी, दंभी आदि दुर्गुणों से परिपूर्ण कर दिया है। रखा क्रूर हत्यारा है जो चिराग दीन उसे अपने बड़े भाई के समान समझता था, उसका भरोसा रखता है, उसी के सहारे अपने को सुरक्षित समझकर पिता के कहने पर भी पाकिस्तान नहीं जाता है। उसकी वह सरेआम हत्या कर देता है और उसकी बहु बेटियों को भी मारकर नदी में बहा देता है। उसकी क्रूरता की चरम सीमा वहां होती है जब वह खाना खाते चिरागदीन को नीचे बुलाकर कॉलर पकड़कर पटक देता है और उसके यह कहने पर कि रखा पहलवान मुझे क्यों मारता है, वह छुरे से वो चीरता हुआ बोलता है, चीखता क्यों है बहन के, तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ। रखा पहलवान संपत्ति का लोभी है, वह चिरागदीन के नए मकान पर नजर रखकर ही उसके संपूर्ण परिवार की हत्या करता है। मकान को शुद्ध करने के लिए हत्या से पूर्व हवन सामग्री भी जुटा लेता है। मकान के जल जाने पर वह मलबे को अपनी जायदाद समझता है। किसी को उस जगह न तो गाय भैंस बांधने देता है और न किसी को खुमचा तकी लगाने देता है। जब चिरागदीन के बाप को मलबे पर बैठा देखकर उसका शागिर्द लच्छा पहलवान उसे कहता है कि गनी अपने मलबे पर बैठा है, तो रखा आकर कर बोल उठता है, मलबा उसका कैसे है, मलबा हमारा है। वह गजेरी है और बदजवान भी है। गनी का आगमन सुनकर वह गांजा पीकर अपने को समायोजित करता है, परिस्थितियों से जूझने के लिए अपने को तैयार करता है। जब गनी उनके पास आता है और अपना परिचय देता है तब वह बोलता है, सुनो गनिया, उस वृद्ध मुसलमान के प्रति उसका यह उत्तर उसके बदजवानी का उदाहरण है। रखा के अपराधी हृदय में कहीं कोमलता अवश्य है। गन्नी को अपने पास बात करते देखकर उसकी जबान सूख जाती है, गला घरघराने लगता है, रीढ़ दुखने लगती है और आंखों में नीली पीली फुलझड़ियां छूटने लगती है और उसके मुंह से निकल पड़ता है, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। जब गनी मियाँ कहता है कि चिराग को उसी का भरोसा था, तब रखा का हृदय द्रवित हो जाता है और गनी के चलते समय उसके दोनों हाथ अनायास जुड़ जाते हैं। रखा के हृदय में धर्म भावना भी है। जब गन्नी मियाँ उससे सेहतमंद रहने की दुआ अल्लाह से मांगता है और चला जाता है, तब रखा उस दिन अपनी आदत के अनुसार लोगों को बुलाकर सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताना छोड़कर लक्ष्य को वैष्णो देवी की अपनी यात्रा का वर्णन सुनाता है। रखा दुर्व्यवहारी है, उसके पास पड़ोस के लोग उसे नफरत करते हैं किंतु उसके भय से बोलते नहीं है। गनी के आगमन के बाद उस गली के लोगों को यह बातचीत, रखा आदमी नहीं सांड है, दिन भर गली में सांड की तरह घूमता है। रखे मर्दूद को ना घर न घाट, उसे ना किसी माँ बहन का लिया जाए, उसके दुर्व्यवहारी होने का प्रमाण है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो मलबे का मालिक कहानी था उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी। मलबे के मालिक कहानी से रिलेटेड कुछ अर्थ स्पष्ट करने वाला भी होगा, मैं आप लोगों को उसको भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा मलबे का मालिक कहानी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को कुछ है ना, एक क्वेश्चन आता है हिंदी 100 मार्क्स में कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करे। तो जब मलबे का मालिक चैप्टर से भी आ सकता है, तो मलबे के मालिक चैप्टर से जितने भी आ सकते हैं ना वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहला क्या है, और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते हैं, वह मस्जिद जो है कि तो खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। तो मोहन राकेश लिखित मलबे का मालिक नामक कहानी से उदित इन वाक्यों में लाहौर से आए मुसलमानों के आश्चर्य और विस्मय भरे उद्गार है। ठीक है, ये लाइन कब बोला गया, जब है ना 7.5 साल के बाद लाहौर से जो मुसलमान आए थे ना, वो समान उस मस्जिद को देखे तो वो इनके जो भाव उद्गर हुए वही है। ठीक है, ये मुसलमान पहले अमृतसर के बासिंदे थे, लेकिन देश विभाजन के कुछ ही पूर्व लाहौर चले गए थे। जैसा कि मैं आप लोगों को स्टोरी में पढ़ाई हूँ कि पहले जो है वो अमृतसर में रहा करते थे गन्नी मियाँ अपने पूरे परिवार के साथ, लेकिन जब देश का विभाजन का समय आया तो गन्नी मियाँ जो है वो अपना देश छोड़कर अमृतसर छोड़कर लाहौर चले, पाकिस्तान के लाहौर में चले गए थे। लेकिन गन्नी मियाँ के जो भी पुत्र है
और उनके पूरा परिवार है वो नहीं गया था। ठीक है, 7.5 साल बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का हॉकी मैच अमृतसर में हुआ और यह मुसलमान दल हॉकी मैच देखने के बहाने अपना पुराना निवास शहर देखने चला आया। 7.5 वर्षों में शहर बहुत बदल चुका था। इन लोगों के भाग जाने के बाद सांप्रदायिकता की लपलपाती आग में कितने हिंदू मुसलमानों के परिवार शहीद हो गए, लेकिन समय ने पुनः सब कुछ सामान्य सा कर दिया। जहां जहां मुसलमान के घर थे वहां कुछ हिंदुओं ने कब्जा कर लिया था। नई नई इमारतें बन चुकी थी, किंतु बीच बीच में मलबे उस विभीषिका की याद ताजा कर देते थे। यह मुसलमान दल हसरत और आश्चर्य से देखता हुआ घूम रहा था। बाजार में मस्जिदों को देखकर उनमें से एक आदमी बोल पड़ा कि मुसलमान गए लेकिन उनकी मस्जिदें अब तक जो है की तो खड़ी है। उसके कहने का अभिप्राय यह था कि लाहौर से हिंदुओं को के भागने के बाद मुसलमानों ने उनके मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें बना ली, लेकिन यहाँ से मुसलमानों के भागने के बावजूद हिंदुओं ने मस्जिदें नहीं तोड़ी, वहाँ गुरुद्वारा नहीं बनाया। तो क्या कहना था उनका? कहना था कि लाहौर से जो है ना, लाहौर से हिंदुओं के भागने के बाद मुसलमानों ने उनके मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें बना दी। देखिए, कुछ आदमी लाहौर में थे, कुछ आदमी अमृतसर में थे। तो जो हिंदू थे ना वो अमृतसर में आ गए, जो मुसलमान थे वो कहाँ चले गए? वो चले गए लाहौर में। तो लाहौर से जब हिंदू जो थे वो अमृतसर में आ गए, तो लाहौर में जो भी मंदिर बनाया गया था ना, तो उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। लेकिन जब क्या हुआ, जब आप लोगों का ये अमृतसर के जो मुसलमान जो है वो चले गए थे अमृतसर में, तो वहाँ अमृतसर के मस्जिद को तोड़ के गुरुद्वारा नहीं बनाया गया, मस्जिद को मस्जिद ही रहने दिया गया। ठीक है, तो यही बात कहा गया। इन पंक्तियों में मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता, वृत्त परस्तों के प्रति गहरी नफरत और दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णुता जाहिर होती है, और साथ ही हिंदुओं की धर्म विरोधता और सहृदयता भी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा था ये वाला, तो मुझे मजा आ गया पढ़ने में। फिर नेक्स्ट क्या है, चलिए देखिए अब आप लोगों का नेक्स्ट क्या है। सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। ये 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोहन राकेश लिखित मलबे का मालिक शीर्षक कहानी की इस पंक्ति में गन्नी मियां अमृतसर की औरतों की बोली पर आश्चर्य प्रकट कर रहा है। गन्नी मियां 7.5 साल के बाद अमृतसर आया है। देश विभाजन से पूर्व वो लाहौर चला गया था। उसका पुत्र चिरागदीन अपने नवनिर्मित छोटे किंतु सुंदर मकान के मुंह में फंसकर सब परिवार जाने से हाथ धो बैठा। गन्नी मियां परिवार के नष्ट होने का समाचार जानता है, किंतु मकान उसे भी खींच लाया। अमृतसर आने पर वह बड़ी हसरत से अपनी पुरानी गली के मुंह पर पहुंचता है। वहां 2 स्त्रियां अपने वृहत गाली ज्ञान का आदान प्रदान कर रही थी। गन्नी मियां उनकी बोलियां में वह प्रकृति देखता है जो यहाँ रहने के समय देखता था, इसलिए वह बोलते हैं सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। 7.5 वर्ष के दरमियान अमृतसर के सभी मोहल्लों में तरकीबन बहुत अधिक परिवर्तन हो चुके थे। भागे हुए मुसलमानों की जमीन दुकान पर वहां के निवासियों ने कब्जा कर लिया था। बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बन गए थे, सड़कें चौड़ी हो गई थी, लोगों के लिबासों में भी बदलाव आ गए थे। लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद औरतें के वाक्य युद्ध के स्वर में कोई परिवर्तन नहीं देखकर गनी मियाँ के हृदय की पहचान उसके स्तर में फूट पड़ती है। जबकि सब कुछ बदल गया है लेकिन बोलियां नहीं बदली है। लगता है कि गन्नी मियाँ के माध्यम से कथाकार यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य के बोले के उच्चारण पर क्षेत्रीय प्रभाव रहता है, जिसे बाहरी परिवर्तन बदल नहीं सकता। दूसरा कि गन्नी मियाँ वहाँ की औरतों का लिबास और आवाज में परिवर्तन तथा आंतरिक फुहरापन पर फवतिया कसता है। दरअसल तन को सभ्य दिखलाने से अच्छा मन को सभ्य बनाना सामाजिक एकता के लिए वरदान साबित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का क्या है, चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब नहीं मिल सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लो। तो देखिए ये लाइन कब बोला गया था पता है, जब वो है ना 7.5 साल के बाद जब ये आते हैं ना यहाँ पे, कहाँ पे, अमृतसर में, तो वो अपना सोचते हैं कि वो अपने बेटा को तो मुँह नहीं देख सकते हैं बेटा का, ठीक है, लेकिन कम से कम जो उसके द्वारा जो बनाया गया था ना बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को देख सके। ठीक है, तो स्वर्गीय मोहन राकेश लिखित मलबे का मालिक कहानी से उदित इन पंक्तियों में गन्नी मियाँ के हृदय का दर्द अभिव्यक्त हुआ है। अमृतसर को छोड़कर जाने के बाद 7.5 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात गन्नी मियाँ अमृतसर आया था। बहाना मैच देखने का था, लेकिन इच्छा अपना पुराना शहर और मकान देखने की थी। गन्नी मियाँ के मोहल्ले का लड़का मनोरी उससे मिला तो मियाँ जी ने ये बातें कही। विभाजन के गदर में गन्नी मियाँ के पुत्र और उसके बाल बच्चे रखा पहलवान द्वारा मार डाले गए थे। गन्नी मियाँ को उसके परिवार की मृत्यु का समाचार मिल चुका था, लेकिन नवनिर्मित मकान का मोह वह नहीं छोड़ सका। मकान की सूरत देखने की उसकी अभिलाषा उसे मकान के मलबे तक खींच लाई।
दरअसल यह मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने अजीजों को भूल सकता है, उनका त्याग भी कर सकता है, लेकिन संपत्ति से अलग होना नहीं चाहता। संपत्ति का मोह गन्नी मियाँ को अमृतसर ले आया। मकान की सूरत निहारने की उसकी इच्छा दबी नहीं थी, सारे परिवार की मृत्यु के बाद भी। संपत्ति संग्रह का यही मोह मानव को मानवता के सच्चे आदर्शों से च्युत कर देता है। द्वेष और ईर्ष्या संघर्ष के मूल कारण है, जो सामाजिक एकता को छीन भिन कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आप लोग का, हाँ बेटे यह मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला पहले निकल कर चला गया था, यहाँ रहता तो उनके साथ मैं भी। ठीक है, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि मेरी बदबख्ती थी कि जो है ना वो अकेले है ना वो छोड़ के चले गए थे, अगर यहाँ रह जाते तो अभी उनकी भी हत्या हो गई रहती। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति मलबे का मालिक शीर्षक कहानी से ली गई है। कथाकार है स्वर्गीय मोहन राकेश। प्रसंग है गन्नी मियाँ और मनोरी का वार्तालाप। मनोरी से बात करते समय पश्चाताप एवं दुख से सराबोर गन्नी मियाँ अपने हृदय की असह्य वेदना इन पंक्तियों में खोलता है। वह देश विभाजन से पूर्व भी अमृतसर से पाकिस्तान चला गया था। उसके बाल बच्चे उसी के मोहल्ले के पहलवान रखा के द्वारा मारे गए थे। पहलवान की उसकी मकान पर नजर थी। गन्नी मियाँ कहता है कि उसका दुर्भाग्य था कि वह अकेला गया और बच गया। अमृतसर में रहता तो अपने बाल बच्चों के साथ वह भी मारा जाता, फिर उसे कोई अफसोस ही नहीं रह जाता, संतान वियोग की व्यथा नहीं सहनी पड़ती। ठीक है, गन्नी मियाँ का यह कथन प्रत्येक मानव के हृदय को करुणार्थ कर देने वाला है। लेखक ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से गन्नी मियाँ के दर्द को उसी के मुख से अभिव्यक्त किया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कितना सारा है, मैं थक चुकी हूँ ना। अच्छा, ज़्यादा नहीं है, बोलने में मेहनत लगता है, फिर आप लोगों को समझाना भी पड़ता है। ठीक है, क्या भोले कबूतर यह नहीं सोचा कि गली में खतरा ना हो, पर बाहर से तो खतरा आ सकता है। मानवीय भावनाओं के अप्रतिम कथाकार स्वर्गीय मोहन राकेश लिखित मलबे का मालिक शीर्षक कहानी की इन पंक्तियों में गन्नी मियाँ अपने पूर्व परिचित रखा पहलवान के समक्ष अपने दिल का दर्द कह रहा है। गन्नी मियाँ कहता है कि अपने पुत्र चिरागदीन को सपरिवार अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने नहीं माना। नए मकान को छोड़कर वह नहीं जा सका। रखा पहलवान पर उसे भरोसा था, उसे विश्वास था कि रखा के रहते उसका बाल बाका नहीं हो सकता, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि अपनी गली में खतरा हो ना हो। बाहर से अपनी गली क्या बोला है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि अपनी गली में खतरा हो ना हो, बाहर से खतरा आ सकता है। ठीक उस कबूतर की तरह वह उन खतरों का अनुमान नहीं कर सका जो अपने पालने वाले का ही शिकार बन जाता है अथवा किसी दूसरे के हाथों भी मारा जाता है। कबूतर के भोलेपन से चिराग की नासमझी की तुलना की है गन्नी मियाँ ने, क्योंकि कबूतर परिवेश के खतरे से असावधान रहता है, अपने पालनहार के प्यार से आश्वस्त होकर। गन्नी मियाँ का यह कथन एक और उसके दर्द दिले की अभिव्यक्त करता है और दूसरे और उसका अनुभव समाज के वैसे लोगों का पर्दाफाश करता है जो भोले भाले लोगों पर स्नेह सहानुभूति का झूठा सम्मोहन डालकर लूटते हैं और बाहर से उनके रक्षक बनने का स्वांग करते हैं। ठीक है, जो होना था वो हो गया रखिया, अब उसे कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक के नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। ये कथन जो है वो गन्नी मियाँ के द्वारा रखा पहलवान को कहा गया है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां मोहन राकेश की मलबे की मालिक शीर्षक कहानी की है। इसमें कथाकार ने यह बताया है कि मानव अपने को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानी प्राणी समझता है, किंतु नियति के समक्ष कितना दुर्बल है। घटनाओं और अचानक उत्पन्न परिस्थितियों पर रहस्य पर उसका कितना कम अधिकार है। गन्नी मियाँ अपने परिवार के हत्यारे रखा पहलवान से आत्मीयता पूर्वक बात करता है क्योंकि वह असलियत नहीं जानता है। उस घटना को वह नियति का नियम समझकर संतोष कर लेता है। भयंकर हानि के पश्चात उसकी आत्मा निर्मल हो गई है और वह खुदा से नेक की नेकी बनाए रखने और बद की बदी को माफ करने की प्रार्थना करता है। रखे को देखकर अपने पुत्र को देखने का एहसास करता है, क्योंकि रखा उसके पुत्र का मित्र था, लेकिन वह यह नहीं समझता था कि रखा मित्र की प्रसन्नता में उसके पुत्र की हत्यारा बन चुका है। नए मकान और जमीन को हथियाने की इच्छा से उसकी छिपी हुई क्रूरता को उसको पता नहीं है। दरअसल मनुष्य कितना कमजोर है इस मामले में। स्नेह के आवरण में छुपे शत्रुओं को वह पहचान नहीं पाता है। मुलम्मा चढ़ी नकली चीजों को ही असली मानकर बर्बाद होता है। ये पंक्तियां कहानी को उच्चतम शिखर पर पहुंचाती है। दूसरे शब्दों में इसमें कहानी का क्लाइमैक्स है। समय, वृद्धता और सामाजिक बुराइयों के आघातों से आपातचूर घायल गन्नी मियाँ अपने पुत्र के हत्यारों को सेहतमंद रहने का आशीर्वाद देता है और उसकी अपूर्व दरियादली का उदाहरण है। इस प्रसंग का सृजन कथाकार के मौलिक प्रतिभा का परिचायक है। ठीक है, फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्या है देखिए। नेक्स्ट है आप लोगों को बस लास्ट ही है, खत्म ही हो जाएगा।
क्या आप लोग को रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज देकर पास बुला लेता है और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था, मगर उस दिन वह वहां बैठे लक्ष्य को अपने वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुना रहा था जो उसने 15 साल पूर्व की थी। प्रस्तुत पंक्तियां मलबे का मालिक नामक कहानी से उद्धृत है। कथाकार मोहन राकेश ने इन पंक्तियों के माध्यम से इन मनोवैज्ञानिक तथ्य को उजागर किया है कि भयंकर अपराध कर्मी की भी सहानुभूति और इसलिए पाने पर अपनी राह बदल सकता है। रखा पहलवान ने गन्नी मियाँ के परिवार की क्रूर हत्या कर दी है, मकान और जमीन के मुंह में। गन्नी जब 7.5 वर्षों के बाद आया तब रखा से मिला और उसे सेहतमंद रहने का आशीर्वाद दिया, जबकि उसे रखा से नफरत करनी चाहिए थी। गन्नी मियाँ के सौहार्दपूर्ण व्यवहार ने रखा में आत्मग्लानि की भावना भर दी और वह उस दिन सट्टे के गुरु और सेहत के नुस्खे बतलाने का दम छोड़कर अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का वर्णन सुनाने लगा अपने शागिर्द को। यदि गनी मियाँ का व्यवहार बदलने का होता तो उसकी क्रूरता धधक उठती, जिसमें गनी मियाँ भी भस्म हो सकता था। लेकिन उस दिन उसके सारे दम, सारे क्रूरता और छलना को गन्नी मियाँ के आशीर्वाद ने निर्मूल कर दिया। उसका हृदय भक्ति की ओर प्रेरित हो गया और वह वैष्णो देवी की यात्रा का वर्णन सुनाने लगा। उसकी आत्मग्लानि उसे अधिक लोगों से मिलने से रोकने लगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताई, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मलबे का मालिक कहानी अच्छे तरीके से पढ़ाई हूँ और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में मजा आया होगा और आप लोगों को अच्छे से स्टोरी समझ में आ गया होगा कि इसमें होता है क्या है। इसमें आप लोगों का एक आदमी होते हैं गन्नी मियाँ, ठीक है, और गन्नी मियाँ के बेटा परिवार सब रहता है, ठीक है। गन्नी जब भारत का विभाजन होता है ना, तो गन्नी मियाँ जो है ना भारत के विभाजन के समय अमृतसर छोड़ कर लाहौर चले जाते हैं और लाहौर चले जाने के बाद यहाँ पे जो अमृतसर में जो उनका बेटा वगैरह रहता है तो उनका क्या होता है, उनकी मृत्यु कर दी जाती है, उनको घायल कर दिया जाता है रखा पहलवान के द्वारा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जाने, बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग नए स्टोरी के साथ। आज मलबे का मालिक पढ़ेगा ना, नेक्स्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी संवदिया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काला आदमी, फिर विराम चिन्ह, फिर मुक्तिधन और इसी तरीके से हम लोग बहुत कुछ पढ़ते रहेंगे और आप सभी को पता होगा कि आप सभी का एग्जामिनेशन 30 को ही है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।